Hello students, today in this video we will be reading about Pride of Rajasthan, RBSc chapter number I think 7. Pride of Rajasthan, जिसके अंदर हमें दो कैटेगरी में चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक में है जननायक जिसे कि लीडर्स कह सकते हैं, और सेकंड कैटेगरी है जिसके अंदर लोक देवता हैं, देवताओं के बारे में। Today in this first part, we will be reading about first Bappa Rawal. बापा रावल जिन्हें मेवाड़ के राजवंश का फाउंडर भी कहा जाता है, जो मेवाड़ राजवंश की शुरुआत जिन्होंने करी थी। उनका जो चाइल्डहुड था वो एकलिंग जी के पास एक गांव में नागदा, वहां पर बचपन वहां पे बीता। हारित राशि नाम के एक संत थे जिनके आशीर्वाद से उन्होंने मेवाड़ राजवंश की शुरुआत करी थी। हारित राशि, ऋषि नहीं है ये, हारित राशि नाम है। और हारित राशि का रोल उनके लिए वही है जैसा चाणक्य या कौटिल्य का चंद्रगुप्त मौर्य के। हारित राशि ने एक बापा रावल उसमें बच्चे थे तो उनको ट्रेनिंग दी, उनको इवन मॉनेटरी हेल्प भी करी, और मेवाड़ राजवंश की जो स्थापना थी, चित्तौड़ पर अटैक करके चित्तौड़ को अपने कब्जे में लिया, और सारी ट्रेनिंग जो थी हारित राशि की थी। यानी हारित राशि तो हो गए चाणक्य और बापा रावल हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। बापा रावल ने फिर एक अलायंस बनाया, प्रतिहार नागभट्ट फर्स्ट, अजय राज जो अजमेर के रूलर थे, धवल हाड़ौती के रूलर, हाड़ौती यानी कोटा बूंदी साइड के एरिया को हाड़ौती कहते हैं, देवराज बाटी जैसलमेर, जय सिंह जो सिंध के राजा दाहिर के बेटे थे, इन सब ने मिलकर एक अलायंस बनाया और इंडिया को जो भी अरब या उधर वेस्टर्न साइड से इन्वेजन्स हो रहे थे उससे बचाया। तो ये इनका सबसे बड़ा रोल था कि जो वेस्टर्न साइड से इन्वेजन थे उनको रोका। क्लियर? तो बापा रावल जिन्होंने अपने लास्ट एजेस में संन्यास आश्रम में अपने बेटे को राजकाज दे के खुद जंगल में चले गए और वहीं पर पूजा करते हुए, मतलब जो लास्ट लेटर एजेस थी उसमें उन्होंने पूजा वगैरह करी और सन्यासी की तरह रहे। एकलिंग जी के पास में ही उनका डेथ के बाद उनका फ्यूनरल हुआ। नेक्स्ट इज पृथ्वीराज चौहान, द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान के फादर का नाम था सोमेश्वर और मदर का नाम कर्पूरी देवी। जब पृथ्वीराज राजा बने तो उनकी एज जस्ट 11 इयर्स की थी। तो जो मदर थी उन्होंने ही सारा जो भी हेल्प करी, या एक तरह से एज अ गार्जियन उन्होंने ही सारा राजकाज संभाला था। इनिशियली ही वाज ओनली रूलर फॉर नेम सेक, बाकी सब एक्चुअल पावर्स थी कर्पूरी देवी। बाद में जब ये बड़े हुए तो ये सारी पावर्स इन्होंने दी थी। पृथ्वीराज चौहान का जो एम्पायर था काफी बड़ा था, मेवाड़ के जहाजपुर से कन्नौज तक का बड़ा एरिया उनके अंडर में आता था। 1182 में जो चंदेल रूलर थे महोबा के, वहां पर इन्होंने अटैक करा। उसको चालुक्य रूलर्स थे उनसे भी इनकी दुश्मनी थी, कन्नौज के साथ इनकी दुश्मनी थी। तो एक तरह से काफी सारे इनकी एक पॉलिसी थी बड़ा एम्पायर बनाने की, उसकी वजह से काफी सारे रूलर्स के साथ इनके डिस्प्यूट रहे। 1178 में मोहम्मद गौरी अटैक गुजरात और वहां के राजा थे भीमराज चालुक्य। उन्होंने इन द बैटल ऑफ खरासन, बैटल ऑफ खरासन में ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी। 1186 से 1191 के बीच में मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय पृथ्वीराज चौहान। अब उसमें अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे जो आरबीएससी की बुक है उसमें हमीर महाकाव्य says that 7 times, पृथ्वीराज प्रबंध में 8 times, पृथ्वीराज रासो 21 times, प्रबंध चिंतामणि 23 times,
इतनी बार ये बताया गया कि साहब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, बट हर बार उसको जिंदा छोड़ दिया गया, हरा दिया, छोड़ दिया। अल्टीमेटली 1192 इन द बैटल ऑफ तराइन फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान आमने सामने, और इस बार पृथ्वीराज चौहान क्योंकि सुबह जल्दी अटैक कर देता है मोहम्मद गौरी, और उस समय ये लोग अपना उनको लाइक 10 उठे ही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, एकदम गोरिल्ला उसमें या अटैक करके पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अटैक कर देता और ये हार जाता है। उसके बाद कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को वो अपने साथ गजनी लेके गया, वहां पर उनकी आंखें फोड़ दी गई, और फिर वो एक स्टोरी जो आती है कि कैसे उनका जो पोएट था चंद्रवर्दई, उसने बताया कि भाई इतने हाथ की दूरी पर बैठा हुआ है मर चुके चौहान, और फिर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। बट इस स्टोरी पर हिस्टोरियंस अलग अलग राय रखते हैं, तो मतलब इसका कोई ये नहीं कह सकते 100% श्योर है, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान ने कैसे मोहम्मद गौरी के साथ उनकी बैटल हुई। बहुत अच्छे रूलर थे, बट उनकी एक कमी थी कि वो बहुत दूरदर्शी नहीं थे, बहुत दूर का नहीं सोचते थे, जिसकी वजह से कई बार उन्हें प्रॉब्लम्स हुई। अपने नेबरिंग रूलर्स के साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करने कोई नहीं आया, जयचंद ने धोखा दिया, यानी उनके रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं थे अपने पड़ोस के रूलर्स वगैरह से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। इन सारी जो कहते हैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा, या इसके अगेंस्ट थे महाराणा सांगा। जैसे हिस्टोरियंस लाइक कुछ हिस्टोरियन लाइक शारदा से इसके भाई ग्रेटेस्ट एवर रूलर ऑफ मेवाड़, ऐसा भी कहा जाता है इनको, मेवाड़ के सबसे बड़े रूलर्स में माना जाता है। रायमल के बाद 1509 में महाराणा सांगा रूलर बनते हैं। 1520 में गुजरात के राजा को हराते हैं, मालवा के मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद अरेस्ट भी कर लेते हैं, और बाद में उनको भाई अब तुम ढंग से रहना ये कहते छोड़ भी देते हैं बाद में। 1517 में बुक में आरबीएससी की बुक में 1517 डेट दे रखी है, कुछ बुक शायद 18 भी कहती है, बट हमने आरबीएससी को ही फॉलो करना है। 1517 इन द बैटल ऑफ खतौली महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली के राजा थे, सुल्तान थे, लास्ट रूलर ऑफ द सल्तनत डायनेस्टी, उनको भी हरा दिया। महाराणा सांगा मेवाड़ से बढ़ते बढ़ते बिल्कुल दिल्ली तक पहुंच गए। इब्राहिम लोदी को लगा एक दिन दिल्ली पे कब्जा कर लेगा, इब्राहिम लोदी ने अटैक कर दिया, दोनों के बीच में वॉर हुआ और इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड। बट महाराणा सांगा की सबसे अच्छी चीज थी, उन्होंने सबको साथ लेके चले। कहते हैं उनके साथ लड़ने वाले 7 राजा थे, बड़े राजा, 9 राव थे उनसे सेकंड नंबर पर, और 104 लीडर सरदार जिन्हें कहते हैं, जिनके अपने फ्यूडल लॉर्ड्स कह सकते, तो ऐसे सरदार उनके साथ, सरदार से यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लीडर्स, इतने सारे लोग उनके साथ लड़ते थे। तो वो तो एक बड़ी आर्मी थी और सबको साथ लेके चलने वाली एक खास बात थी महाराणा सांगा में। महाराणा सांगा was ultimately defeated by बाबर in the battle of खानवा। कहते हैं उनको एक तीर लग गया था, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है खानवा की लड़ाई में, और उनके शरीर पर भी 80 घाव थे, एक हाथ कट गया था, पांव कट गया था, एक आंख फूट गई थी। तो महाराणा सांगा के शरीर पे घाव भी बहुत थे। जैसे तैसे उनको वहां से हटा देते हैं, और हटाने के बाद वो कसम करते नहीं मैं तो जीतूंगा, वापस अपना एम्पायर जो भी है मेवाड़ का उसको मैं वापस लूंगा। लोग उन्हें समझाते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप थोड़े दिन रेस्ट करो, ये करो। फिर
भी वो चंदेरी ये मेदिनी राय को हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, बट क्योंकि उन्हें तीर लग चुका होता है, पॉइजनिंग हो जाती है, उससे उनकी डेथ हो जाती है। And finally in 1528 महाराणा सांगा की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो घायल हो चुके होते हैं, उनके शरीर में पॉइजनिंग हो जाती है, इसकी वजह से। दोनों में डिफरेंस, मोहम्मद गौरी पर गोविंद राय भाले से हमला करते हैं, मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है, उसको भी उसके साथी लेके चले जाते हैं, और 1191 में घायल होता है, 1192 में फिर अटैक करता है और धोखे से पृथ्वीराज चौहान पर आ जाता है। महाराणा सांगा भी घायल होते हैं, बट क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि अल्टीमेटली साल भर के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। हाथ कट चुका होता है, पांव कट चुका होता है, और इस तरह से महाराणा सांगा ने, कहते हैं कि जिन्होंने सबसे बड़ा एम्पायर बनाया मेवाड़ में, वो महाराणा सांगा थे। तो उनकी डेथ होती है, और यहाँ पर दिल्ली में भी बाबर यानी मुगल एम्पायर आ जाता है। नेक्स्ट मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़ता के पास तुर्की में होता है 1498 में। तुर्की गांव है मेड़ता के पास, वहां पर इनका जन्म होता है। राव दूजा के बेटे रतन सिंह इनके फादर होते हैं, यानी शी वॉज डॉटर ऑफ रतन सिंह। 1519 में 1519 उनकी शादी होती है महाराणा सांगा के बेटे भोजराज से। महाराणा सांगा के बेटे होते हैं भोजराज, जिनके साथ उनकी शादी होती है। बचपन से ही मीरा सगुण भक्ति में भगवान कृष्ण की सगुण भक्ति करती है। सगुण भक्ति मतलब ईश्वर का एक स्वरूप है जिसकी भक्ति की जाती है। एक तो होती है निर्गुण, कि भाई ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है। सगुण यानी जहां पर ईश्वर का एक रूप है। कृष्ण भक्ति में लीन रहती है। कुछ टाइम बाद भोजराज की डेथ हो जाती है। भोजराज की डेथ हो जाती है शायद 1526 में, 7 साल के बाद, और फिर महाराणा सांगा की भी डेथ हो जाती है। तो जो एक रॉयल जो कहते हैं ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, भाई महल में रहना, ये करना है, मीराबाई उन सब पे बिलीव नहीं करती है। वो सिर्फ भक्ति में बिलीव करती है कि मेरे को तो भक्ति करनी, मंदिर में जाना, ये करना। अब उस टाइम के जो कस्टम्स थे, कल्चर था कि सब राज परिवार के लोग इस तरह से सड़कों पे या मंदिर में बैठ के भजन नहीं गाएंगे, आराम से वो घूमते हुए मंदिर चले जाते थे, वो पसंद नहीं आ रहा था। तो क्योंकि भोजराज की डेथ हो जाती है, नए रूलर जो बनते हैं विक्रमादित्य को ये पसंद नहीं कि उनकी भाभी जो है मीराबाई वो इस तरह से भक्ति करे। भाई आप ठीक है घर में रहो, पर मंदिर में जाना और ये सब उन्हें पसंद नहीं, रोज रोज एक वो डेकोरम या उस प्रोटोकॉल से वो जाए वो अलग बात है, बाकी एक नॉर्मल एक संत की तरह जाना उन्हें पसंद नहीं था। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स होती है, बात को तो पूरी तरह से भक्ति में ही लीन हो जाते हैं, द्वारिका भी जाते हैं, और तो इस तरह से मीराबाई एक संत परंपरा कृष्ण भक्ति में बड़ा नाम है। महाराणा सांगा के बाद कुछ समय के लिए रतन सिंह राजा बनते हैं, और रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य राजा बनते हैं। विक्रमादित्य की मदर का नाम होता है कर्मावती। एक फेमस स्टोरी है कि बहादुर शाह
ये मुगल बादशाह की गुजरात के बादशाह अटैक चित्तौड़, तो कर्मावती साइड राखी, एक राखी भेजती है दिल्ली के जो मुगल राजा होते हैं भाई उनको, और वो सपोर्ट करने नहीं आ पाते हैं, और वो जो स्टोरी है उसमें वो कर्मावती है। और विक्रमादित्य का जो रवैया होता है अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ भी अच्छा नहीं होता है, मीराबाई के साथ भी अच्छा नहीं है। अभी मीराबाई में जो विक्रमादित्य वो यही है, बादशाह अटैक करता है, उसके बाद विक्रमादित्य के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। विक्रमादित्य के छोटे भाई होते हैं, विक्रमादित्य के उदय सिंह, रानी कर्मावती रानी कर्मावती ने जिम्मेदारी दी थी अपने बच्चे उदय सिंह की पन्ना धाय को। पन्ना धाय दायमा जिन्हें कहा जाता है। पन्ना धाय का एक बच्चा होता है चंदन। चंदन और उदय सिंह लगभग एक ही एज के होते हैं। महाराणा सांगा के एक ब्रदर होते हैं जिनका नाम होता है पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज का एक बेटा होता है बनवीर। बनवीर एक तरह से नालायक बेकार इंसान। बनवीर विक्रमादित्य को मार डालता है। बनवीर के विक्रमादित्य वांटेड टू बिकम रूलर। फिर कहते हैं क्योंकि कहते हैं लीगली विक्रमादित्य राजा, अगर विक्रमादित्य को कुछ हो जाता है क्योंकि बहुत कम एज है, तो छोटा भाई उदय सिंह राजा बनेगा। तो बनवीर जाता है इसको मारने के बाद कि मैं उदय सिंह को भी मार दूं। पन्ना धाय अपने बेटे चंदन को, जैसे ही पन्ना धाय को पता चलता है चित्तौड़ के किले में कि भाई बनवीर ने विक्रमादित्य को मार डाला, अब वो उदय सिंह को मारेगा। पन्ना धाय अपने बेटे को उदय सिंह की जगह पर रख देती है, और यानी चंदन को रख देती है, उदय सिंह को बचा लेती है, और वहां से निकाल के कुंभलगढ़ भेजती है। कुंभलगढ़ में जो किलेदार होते हैं आशा देवपुरा, वो हेल्प करते हैं देवलिया के ठाकुर राम सिंह। इस सब पूरा मिशन जो चित्तौड़ से कुंभलगढ़ ले जाने में काफी हेल्प करते हैं। दो नाम है, आशा देवपुरा कुंभलगढ़ के किलेदार, ठाकुर राम सिंह देवलिया के ठाकुर, वो मदद करते हैं। तो जो यहाँ पर पूरे कॉम्प्लेक्स एक स्टोरी है, सांगा, महाराणा सांगा, सांगा के भाई पृथ्वीराज, पृथ्वीराज का बेटा बनवीर, बनवीर विक्रमादित्य को मार देता है राजा बनने के लिए, और वो चाहता है उदय सिंह को भी मारे। उदय सिंह कौन है? विक्रमादित्य के छोटे भाई। और इस सब में पन्ना धाय बचा लेती है उदय सिंह को। तो एक तरह से कहते हैं त्याग या बलिदान का सबसे बड़ी स्टोरी है पन्ना धाय की मेवाड़ की, जिसने अपने बेटे की कुर्बानी दी। पैसे की या किसी चीज की कुर्बानी देना बहुत आसान है, तो इसलिए पन्ना धाय का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेवाड़ की हिस्ट्री में। मेवाड़ के बाद आगे का पार्ट है जो मारवाड़ के रूलर्स के बारे में। वीर दुर्गादास राठौर, although he was not a ruler, he was a feudal lord, जागीरदार थे, और इनके पिता का नाम था आस्करण। 1638 में इनका जन्म हुआ था। आस्करण जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के नोबल्स में आते थे, बड़े नोबल्स थे। बट वीर दुर्गादास राठौर ज्यादातर टाइम अपने ननियाल यानी मम्मी के साथ ही रहे, नाना के घर पे। बहुत ब्रेव थे, इसलिए उनके नाम के साथ दुर्गादास राठौर की जगह वीर दुर्गादास राठौर कहा जाता है। तो वो एक तरह से नाम का पार्ट हो गया वीर वर्ड, क्योंकि इतने महान थे। बाद में क्योंकि नेचुरली बड़े बहादुर थे, योद्धा थे, जसवंत सिंह उन्हें भी बुला लेते हैं कि सर ये तो देश के लिए या स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे रहते हैं।
1678 में जसवंत सिंह जी की डेथ हो जाती है, जो जोधपुर के राजा होते हैं। और उस समय उनके कोई बच्चे वगैरह नहीं होते, बट 2 महीने बाद ही 1679 में फरवरी को उनके जो एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म हो जाता है। औरंगजेब दिल्ली के राजा, तो औरंगजेब चाहता है कि मारवाड़ में कोई ऐसा राजा बने जो सिर्फ उनके हिसाब से ही काम करे। तो एक व्यक्ति होता है इंदर सिंह, जसवंत सिंह के रिलेटिव होते हैं। औरंगजेब उन्हें राजा बनाना चाहता है कि ये राजा बन जाए तो अपन जो चाहेंगे वही करेगा। इंदर सिंह एक तरह से औरंगजेब का सपोर्ट करने वाला होता है, पर क्योंकि अजीत सिंह का जन्म हो जाता है, जो जितने भी नोबल्स होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, दे वांटेड कि अजीत सिंह शुड बिकम द रूलर। औरंगजेब को लगता है तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कहता है अच्छा करो, बच्चे को और उसकी मां को लेके दिल्ली आओ, हम आप उनको मनसबदारी देंगे, बड़ी पोजीशन देंगे। ये लोग जाते हैं, औरंगजेब उन्हें जेल में डाल देता है, वहां पे किले में बंद कर देता है। ये बात दुर्गादास राठौड़ को पता चलती है। वो कहता है इनको तो बचाना है, और वहां से दिल्ली से उन्हें बचा के लेके आते हैं और एक दिल्ली से निकालते हैं। और तो अब दिल्ली में औरंगजेब के वहां से निकाल के लाना कोई इजी टास्क नहीं था। कई ऐसे सामंत होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं, जो अपनी जागीर छोड़ के दिल्ली के आसपास पहले ही जाके बैठ जाते हैं कि भाई जब दिल्ली से लेके निकलेंगे मारवाड़ की तरफ तो नेचुरली सैनिक तो पीछे आएंगे, तो उनसे बचने के लिए कई सारे लोग दिल्ली के आसपास रुक जाते हैं, कुछ जाके लेके निकलते हैं। सबसे पहले कहते हैं रणछोड़ दास रुकते हैं कि मैं जो पीछे से औरंगजेब की सेना आई है उनको रोकता हूँ, और दुर्गादास राठौड़ अपने दूसरे साथियों के साथ अजीत सिंह को लेके मारवाड़ की तरफ चलते हैं। कितनी देर लड़ेंगे आखिर, औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना, उनकी डेथ हो जाती है, उनके साथ जो सोल्जर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर दुर्गादास राठौड़ कहते हैं अब मैं रुकता हूँ, और कुछ को कहते हैं आप लेकर अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ की तरफ चलो। वहां पर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की जो सेना पीछे आती है उनसे लड़ते हैं, उनको मारते हैं और बच के वापस जोधपुर लेके आते हैं। अजीत सिंह को लेकर वो जोधपुर आते हैं, उनका राज तिलक करते हैं। अजीत सिंह बिकेम द रूलर ऑफ मारवाड़। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, औरंगजेब जितना पावरफुल रूलर, भाई मुगल रूलर्स में लास्ट माइटी मुगल अगर कह सकते हैं तो औरंगजेब को ही कह सकते हैं, जिनके पास इतना बड़ा एम्पायर था, उनको लेके आ जाते हैं। वहां से अजीत सिंह को बचा के लेके आना बहुत बड़ा टास्क था जो वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। यहाँ आने के बाद दुर्गादास राठौड़ को बहुत इज्जत होती है कि आपने इतना बड़ा काम किया। अजीत सिंह छोटे होते हैं, ये एक तरह से गार्जियन कह दो या बड़े सबसे बड़े सलाहकार हो जाते हैं। धीरे धीरे अजीत सिंह बड़े होते हैं, बट नेचुरली दुर्गादास राठौड़ को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अजीत सिंह बाद में चिढ़ने लगे दुर्गादास राठौड़ से, हर जगह उन्हीं को पूछ रहा है, मैं राजा हूं, मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है। तो इस तरह की बातें कहने को मिलती है। फिर दुर्गादास राठौड़ वहां से छोड़ देते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़ के राजा भी उन्हें पूरा सम्मान देते हैं, ठीक है कि आप इतने महान हो, उनको एक जागीर दी जाती है और उनको एक पेंशन कर दी जाती है। और फिर उज्जैन के वहां उनकी फ्यूनरल होता है डेथ के बाद। पर अच्छा, इससे पहले एक बार औरंगजेब का एक बेटा होता है, इसका नाम होता है अकबर। ये फेमस अकबर नहीं है, अकबर द ग्रेट वाला नहीं है, ये अकबर सेकंड है। औरंगजेब की जिंदा रहती वो कहते था कि मैं राजा बनूंगा, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। इसमें दुर्गादास राठौड़ सपोर्ट करते हैं। पर फाइनली औरंगजेब को रिवोल्ट जो करता है वो तो सप्रेस कर देता है। पर जो अकबर के बेटे होते हैं उनको वक्त जो नाम होता है नाम बुलंद अख्तर को वो सपोर्ट भी करते हैं। उनकी एजुकेशन वगैरह जो इस्लामिक कल्चर के हिसाब से की जाती है, और उनको भी तो ये एक रिलीजियस टॉलरेंस की बात है कि उनको पूरा इस्लामिक कल्चर से पालते पोसते बड़ा करते हैं दुर्गादास राठौड़। और लेटर एजेस में वो मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़ के राजा उन्हें
विजयपुर की जागीर देते हैं और 500 रुपए डेली की पेंशन भी देते हैं। नेक्स्ट इज राव मालदेव। राव मालदेव ये कह सकते हैं मारवाड़ में जो पोजीशन मेवाड़ में महाराणा सांगा की थी, मारवाड़ में मालदेव की वही पोजीशन थी। जबरदस्त रूलर थे, बहुत बड़े आसपास के एरियाज को जीत लेते हैं। उनके हुमायूं के साथ अच्छे टर्म्स होते हैं और शेर शाह के साथ उनके डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि शेर शाह के अगेंस्ट में कन्नौज की लड़ाई में जब हुमायूं हार गया था एंड ही वाज लाइक किंग विदाउट एम्पायर, तब भी उन्होंने सपोर्ट करा था मालदेव ने शेर शाह के खिलाफ लड़ने में, क्योंकि मालदेव न्यू दैट शेर शाह इज मोर डेंजरस देन हुमायूं। शेर शाह अगर रूलर बनता है दिल्ली का तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और मालदेव ने एम्पायर भी बड़ा कर दिया था। मारवाड़ का जो स्टेट थी वो दिल्ली की सीमा पर आ गई थी, यानी दिल्ली का रूलर और मारवाड़ के रूलर नेबर हो गए थे, तो इसलिए भी प्रॉब्लम्स थी। ही सपोर्टेड बट हुमायूं वाज नॉट एबल टू गेन, वो भटक ही रहा होता है। फिर प्रॉब्लम आती है 1543 में, एक जगह सुमेल, पाली डिस्ट्रिक्ट में ये जगह आती है, वहां पर हुमायूं की ये शेरशाह की सेना और मालदेव की सेना आमने सामने हो जाती है। मालदेव ने सपोर्ट करा था हुमायूं को, शेरशाह के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते, शेरशाह रूलर बन जाता है, हुमायूं हट जाता है, हरा देते हैं उसे। तो अब सुमेल में दोनों सेना यानी शेरशाह की और मालदेव की सेना आमने सामने होती है। कहते हैं शेरशाह ने बावरा गांव में वहां पर अपना डेरा जमाया और गिरी में मालदेव ने, तो इसे गिरी सुमेल की लड़ाई भी कहते हैं, बैटल। गिरी में मालदेव का डेरा था, काफी टाइम तक दोनों सेना आमने सामने रहती है। 1544 आ जाता है, सेना दोनों आमने सामने, राशन की कमी, दोनों की हिम्मत नहीं होगी, इतनी बड़ी सेना दोनों की कि अब कैसे शुरुआत हो। अब शेरशाह को एक तरीका मिलता है, क्योंकि वहां पर दो कमांडर होते हैं मालदेव के, जैता और कुंपा, दोनों जबरदस्त कमांडर्स। मालदेव की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो किसी के कहने में जल्दी आ जाता था। शेरशाह एक लेटर डालता है कि 20,000 रुपए दिए थे वो कंबल लाने के लिए, क्योंकि जनवरी का महीना होता है, ठंड भी होती है, तो वो एक के उस कैंप में डलवा देता है, एक के कैंप में डलवा, वो सिरोही से तलवारें मंगाई थी उसकी 20,000 रुपए। तो इस तरह से एक ऐसा गलत लेटर वो डलवा देता है मालदेव के कैंप में। मालदेव को पता चलता है कि अच्छा मेरे कमांडर ही मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं और शेरशाह को सपोर्ट कर रहे हैं। मालदेव वहां से चला जाता है, जो रूलर होता है, और कहते थे भाई अपने विड्रॉ कर लो, अपने नहीं लड़ना शेरशाह से। जैता और कुंपा को ये बात पता चलती है कि अच्छा कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे राजा को, मालदेव को हमारे पे विश्वास नहीं है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा कहते हैं कि वो जब गांव से जा रहे होते हैं सुमेल, चेतारण के पास में पाली डिस्ट्रिक्ट में जगह, वहां पर कुछ औरतें बात करती, मालदेव चला गया तो क्या हो गया, जैता कुंपा जब तक है तब तक कोई मारवाड़ को नहीं जीत सकता है। और ये बात सुनते ही जैता कुंपा कहते हैं अब तो कुछ भी हो जाए अपने को शेरशाह से लड़ना ही है। फाइनली बैटल होती है, नेचुरली बहुत सीरियस बैटल होती है, बट क्योंकि शेरशाह दिल्ली का राजा, उसके पास बड़ी आर्मी और जैता कुंपा के पास कुछ सोल्जर्स, क्योंकि मालदेव तो चला गया वहां से अपनी सेना लेके, और दे फॉट वेरी ब्रेवली। और इतना खतरनाक होता है कि लास्ट में शेरशाह सूरी की एक लाइन कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत को देता। मैं मारवाड़ में कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन रेवेन्यू तो मिल नहीं रहा है तो वो बाजरे की फसल, जिसके चक्कर में मैं दिल्ली की इतनी बड़ी रियासत या जो पूरी सल्तनत है वो खो देता। तो ये जैता कुंपा की बैटल होती है एक तरह से, और शेरशाह सूरी गॉट विक्ट्री इन दिस। कहते हैं मालदेव ने अपने लाइफ में 52 बैटल्स लड़े
और छोटे से मारवाड़ स्टेट को बड़ा एम्पायर बना दिया। 58 उसमें परगना थे, स्टेट्स थे, तो इतना बड़ा बना दिया। और मालदेव के रहते हुए अकबर भी उस पर अधिकार नहीं कर पाया, जोधपुर मारवाड़ पर। बट प्रॉब्लम वही पृथ्वीराज चौहान वाली थी कि उन्होंने मेवाड़ से, बीकानेर से, बाकी स्टेट के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, कॉर्डिनल रिलेशन नहीं थे, अदरवाइज उनकी हेल्प हो जाती। तो ये उनमें कुछ, और जटा गोम्पा पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं करा, जो सबसे ज्यादा विश्वास प्राप्त लोग थे। तो ये मालदेव की कमियां भी रही है। तो सेकंड पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द जो लीडर्स हैं उनके बारे में और फॉक डाइटीज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप द थिंग्स मस्ट बी क्लियर।